हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3 फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी तक जो 2 वीडियो हम लोग ने अपलोड कर दिए गए हैं उसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम लोग ने देखा बेसिक डिटेल, फिर उसके बायलॉज देखे थे, फिर उसके जनरल बॉडी मैनेजिंग कमेटी के बारे में देखा था, फिर उसके एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन के बारे में देखा था। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द बैलेंस शीट का पार्ट, ये उसका छोटा सा एक रिकैप था। अब हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर्मेट। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है इन द बुक्स ऑफ जो भी रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे बैलेंस शीट बनता था वैसे ही बनाना है। यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर लिखे जाते थे, यहाँ पे आपके इनकम लिखे जाते थे। ठीक है, तो बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का अमाउंट रहता था, लास्ट ईयर का फिगर, और यहाँ पे करंट ईयर का फिगर। तो जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे लास्ट ईयर करंट ईयर, फिर उसी हिसाब से इनकम है तो इनकम का लास्ट ईयर और इनकम का करंट ईयर। ये इसका ऑफिशियल फॉर्मेट है, एन टाइप फॉर्मेट है, लेकिन आपको एग्जाम में ये लास्ट ईयर का बनाने की ज़रूरत नहीं। सीधा एक्सपेंडिचर 2 अमाउंट का कॉलम, इनकम 2 अमाउंट का कॉलम, इस तरीके से बनाना है। अब देखो इसके अंदर आपके जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कुछ इस तरीके से है। ये इतने सारे एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे देखो आप ये, और इतनी सारी इनकम है। तो ये इसका फॉर्मेट है। अब बोलेंगे सर ये फॉर्मेट तो लिखा है, हमें भी पता है, अब याद कैसे करना है? तो याद करना बहुत सिंपल है। इसका तरीका देखो कैसे, ट्राई करते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला ये चैप्टर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी लो, तो अगर वो ट्रेडिंग करती वो अलग बात है, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। मैन्युफैक्चर करती तो मैन्युफैक्चर का प्रॉफिट निकलता है, वो अलग बात है। समझो ये ना ट्रेडिंग करती है ना मैन्युफैक्चरिंग। याद रखना ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये वो सोसाइटी है जिनका कोई भी ट्रेडिंग नहीं है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बने, अगर ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बनेगा, अगर मैन्युफैक्चर करके ट्रेड करते तो मैन्युफैक्चरिंग अलग से बनता है। लेकिन ये वाला एकदम नॉर्मल सोसाइटी है, एकदम नॉर्मल सोसाइटी है। नॉर्मल सोसाइटी के अंदर क्या क्या इनकम, क्या क्या एक्सपेंडिचर वो देखते हैं। अब मुझे आप बताओ, लेट्स फॉर एग्जांपल हाउसिंग सोसाइटी ले लो। हाउसिंग सोसाइटी का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा? आप लोग बताओ, जिस सोसाइटी में आप रहते हो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? इनकम साइड से देखते हैं तो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो मेंबर डिपॉजिट करते हैं वो रहता है, बराबर है। और सोसाइटी ने किसी को लोन दिया तो वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, छोटा मोटा इनकम रहता है। इसीलिए जो इनकम होती है ना सोसाइटी की वो होती है इंटरेस्ट रिसीव्ड। किसी को अगर सोसाइटी ने लोन दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, फिर अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड, और कुछ ऐसा काम किया जिसके ऊपर कमीशन उसको मिलने वाला है तो कमीशन लेने का। तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन ये नॉर्मल इनकम है, हर कोई कमा सकता है। तो सोसाइटी की भी मेन सोर्स ऑफ इनकम यही रहती है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन। अब बोलेंगे जो सोसाइटी ट्रेडिंग करती है तो इसलिए बोला ना ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बनेगा, लेकिन मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस तो हर किसी के साथ बनता है, चाहे वो ट्रेडिंग करे या ना करे, मैन्युफैक्चरिंग करे या ना करे। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, डिविडेंड और कमीशन। डिविडेंड, कमीशन, आ रही बात समझ में? उसके बाद देखो दिया है मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम मतलब छोटा मोटा, शेयर ट्रांसफ़र फीस हो गया, रेंट हो गया, सेल ऑफ फॉर्म हो गया, अदर आइटम जो छोटा मोटा रहेगा वो इधर लिख देने का। और एक लास्ट आइटम बचता है आपका लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब कोई भी सोसाइटी के पास कोई लैंड हो, वो लैंड का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलग से बनाओ। लैंड, हाँ लैंड रहता है तो जैसे शादियों में दे देते हैं या उसको भाड़े पे दे देते हैं, ग्राउंड के लिए या स्पोर्ट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए दे देते, तो उसका इनकम एक्सपेंडिचर रहेगा तो वो यहाँ पे लिखने का। ठीक है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अगर इनकम हुआ नेट तो यहाँ पे लिख दो, अगर एक्सपेंस हुआ तो यहाँ पे लिख दो।
एक्सपेंडिचर में, मतलब उस लैंड अकाउंट से अगर आपको इनकम जनरेट हो गया तो यहाँ पे लिख दो, और एक्सपेंस हुआ तो यहाँ पे। मोस्टली आता नहीं है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए बता रहा हूँ। तो इनकम साइड तो बहुत ही सिंपल है, हर कोई कमाता है इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन और मिसलेनियस इनकम। इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, मिसलेनियस इनकम। आ रही बात समझ में? यस और नो? और इसको याद रखने के लिए याद रखो IMCD करके याद रहेगा तो वही IM मतलब इंटरेस्ट, मिसलेनियस, डिविडेंड, कमीशन, लेकिन ये थोड़ा सा सीरियल में लिख देना, फर्स्ट इंटरेस्ट ही लिखना, ठीक है। तो ये 4 इनकम हो गई। अब देखो एक्सपेंस को कैसे याद रखना है। तो एक्सपेंस को याद रखना बहुत आसान है, बहुत बोले तो बहुत आसान है। देखो ये इनकम का हमारी मेन सोर्स, मतलब पहला आइटम लिखा है P&L में कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है। तो हो सकता है सोसाइटी ने लोन लिया हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया हो सकता है सोसाइटी ने किसी से डिपॉजिट लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देती हो, राइट। तो जैसे ही उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट है तो उसका मेन सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर भी इंटरेस्ट ही होगा। तो पहला इंटरेस्ट लिख देने का। अब इंटरेस्ट का लेन देन है तो बैंक का भी लेन देन होगा, तो बैंक चार्जेस दूसरा लिख देने का। तो ये दोनों तो सेम हो गया, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस। अब आपको पता है सोसाइटी जो है, सोसाइटी को रन करना है तो लोग रहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे? तो लोग रहेंगे तो लोग काम करने वाले, तो उनको सैलरी देने का। सैलरी पे काम करते तो उनकी फ्यूचर्स सिक्योर करने के लिए प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो सोसाइटी है, सोसाइटी को रन करना है, इसके लिए सोसाइटी का नाम आता है तो वही है आत्माराम तुकाराम भिड़े, जो आपका सीरियल आता था उसके अंदर। तो उसमें लोग जो काम करने वाले हैं उनको सैलरी देना और उनका प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन देना, ये है। तो मेन सोर्स ऑफ एक्सपेंस क्या है? उसका इंटरेस्ट है और बैंक चार्जेस है, और उस सोसाइटी को रन करने के लिए वहाँ के लोगों को सैलरी और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड में करने का। तो ये इसके एक्सपेंस होगा। अब इस सोसाइटी के अंदर जैसे वो सेक्रेटरी था तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर का रहेगा, तो सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स होंगे, डायरेक्टर होंगे, उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो पहला क्या आता है? इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस। फिर वहाँ के लोगों की खर्चा, सैलरी और प्रोविडेंट फंड। फिर उन लोगों के ऊपर देखने वाला कि भाई ये लोग काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो डायरेक्टर का खर्चा। तो डायरेक्टर का सैलरी होगा, डायरेक्टर का ट्रैवलिंग और अटेंडेंस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है देखो सीक्वेंस में ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ स्टाफ। तो जितने भी ये स्टाफ है उनका छोटा मोटा ट्रैवलिंग का खर्चा होगा तो वो लेने का। तो ये यहाँ तक हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है। इसको अलग कलर दे देता हूँ तो आपको समझेगा ये। ब्लैक ही रखो, ठीक है। तो ये समझ में आया। इंटरेस्ट एंड बैंक, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी का प्रोविडेंट फंड, मैनेजिंग डायरेक्टर का ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग ऑफ स्टाफ। एकदम सिंपल हो गया। अब इसके बाद है ना, ये जो 4-5 दिए हैं, ये 4-5 को मैं अलग कलर दे देता हूँ। ये रहा, ये आपके ऑफिस के खर्चे हैं। मतलब अब सोसाइटी को चलाने के लिए सोसाइटी में मेन सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम एक्सपेंस और बैंक चार्जेस होता है, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस होता है। अब वो सोसाइटी को चलाने के लिए लोग हैं तो उनकी सैलरी और उनका स्टाफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन होता है। वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर का ट्रैवलिंग हो गया, सैलरी हो गया, और अदर स्टाफ का ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। अब वो ऑफिस में बैठेंगे ना आके, ये स्टाफ भी ऑफिस में बैठेगा और डायरेक्टर भी ऑफिस में बैठेगा। ऑफिस में बैठेगा तो ऑफिस में लाइट भी होनी चाहिए, राइट। मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो रेंट हो गया, रेट्स हो गया, टैक्सेस हो गया, पोस्टेड टेलीग्राम हो गया, टेलीफोन भी होना चाहिए वहाँ पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ऑडिट भी कराना चाहिए कि भाई सोसाइटी बराबर रन कर रही है कि नहीं कर रही। जनरल एक्सपेंस मतलब छोटा मोटा खर्चा। तो ये वाले खर्चे आपको ऑफिस के रिलेटेड यहाँ पे लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? पहला इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, फिर स्टाफ का सैलरी और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी, उसका ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग ऑफ स्टाफ। थोड़ा आगे पीछे होगा तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। जैसे स्टाफ को यहाँ ही लिख देंगे तो ये स्टाफ का तीनों आइटम प्रॉपरली हो जाएगा। फिर ऑफिस के खर्चे, तो रेंट हो गया, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस, जनरल एक्सपेंसेस। इसके बाद ये 2-3 आइटम हैं, इसको मैं अलग ही कर रहा हूँ। लैंड का तो मैंने बता दिया था, ये 3 को मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। ये 3 बैड डेट्स है, इनको सेपरेट लिखो। डेप्रिसिएशन है ऑन फिक्स्ड एसेट, अदर आइटम मतलब जो यहाँ नहीं आएगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं बोला है तो यहाँ पे लिख दो, वाटर चार्जेस यहाँ पे लिख दो,
अदर आइटम में, तो बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन और अदर चार्जेस ये हो गया, ख़त्म हो गया। फिर आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो यहाँ पे लिख देने का, ये रहा, दिस इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाके ट्रांसफ़र कर देना। बैलेंस शीट आपने फॉर्मेट देखा था, यहाँ पे बैलेंस शीट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर का था ना, ऐड किया था आपने, ये देखो ये रहा। आ रही बात समझ में? तो ये आपका पीएनएल पूरा रेडी हो गया, सामने आपके है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग ने ट्राई किया है कि इसका फॉर्मेट समझ सके और क्या क्या आइटम आते हैं वो हम लोग ने देख लिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप, इनकम में एकदम सिंपल IMCD इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिसलेनियस इनकम, कमीशन, डिविडेंड। और यहाँ पे कैसे याद रखना है, जैसे इंटरेस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग है तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस लिख देने का। फिर स्टाफ का खर्चा, स्टाफ की सैलरी, प्रोविडेंट फंड और ट्रैवलिंग। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी और ट्रैवलिंग। उसके बाद ऑफिस के 4-5 खर्चे, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस और जनरल एक्सपेंस। और 3 नया कुछ है, बैड डेट, डेप्रिसिएशन एंड अदर आइटम। आ रही बात समझ में? तो ये आपका फॉर्मेट पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो अभी हमारा जो थ्योरी पार्ट है कोऑपरेटिव का वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा हम लोग ने यहाँ पे देख लिया था। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर उसके फंक्शंस देखे थे, जनरल बॉडी ये सब के, फिर बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन देखा, और फिर हम लोग ने पीएनएल का एक्सप्लेनेशन देख लिया। और जो पीएनएल आपके सामने है ये रहा, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू कर लो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करो, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट कर सके। और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड विल स्टार्ट विद द बोर्ड, जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग इसको कंटिन्यू करो, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।